12वीं की इतिहास की बुक का चैप्टर 13 गांधी जी के की विचारधाराएं और राजनीति में उनकी भूमिका। इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, ये किस तरह से लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था और गांधी जी ने किस तरह सत्याग्रह द्वारा इसे ख़त्म किया था। जो गांधी जी का यह पहला तीव्र आघात रॉलेट एक्ट के माध्यम से ही लगा था, क्योंकि अभी तक उनके जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया था वो क्षेत्रीय स्तर पर हुआ था। कैसे चंपारण का विद्रोह हुआ, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का मामला था या फिर खेड़ा के मजदूरों का मामला था। तो लेकिन अभी जो ये रॉलेट एक्ट जो था वो संपूर्ण भारत के लिए था। ये एक कानून था और इस कानून का उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया और इसे अंग्रेज़ सरकार को मजबूर किया कि इस कानून को ख़त्म करें। तो ब्रिटिश न्याय में उनका विश्वास हिल गया था। इसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट की निंदा की थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट की निंदा करते हुए कहा था कि न्याय की ब्रिटिश परंपरा को स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया। युद्ध काल में उन्होंने भारतीय जनता से हमेशा यह कहा कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करें। अंग्रेजों ने जो वायदे किए उन पर उन्होंने सरल भाव से विश्वास कर लिया, किंतु रॉलेट एक्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मतलब क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1918 ईस्वी में, तब भारतीयों का सहयोग ब्रिटिश सरकार को चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश सेना जो थी वो सीमा पार लड़ रही थी। लेकिन अब चूँकि भारत ब्रिटिश सरकार का एक ब्रिटिशर्स का ये एक या फिर अंग्रेज़ों का उपनिवेश बना हुआ था और यहाँ पर अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो यहाँ के जो सैनिक थे उनसे ब्रिटिश सरकार ने अपील की थी कि वो युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े। और गांधी जी ने इसके लिए यहाँ की सेना को तैयार किया था कि वो अंग्रेज़ों का साथ दें, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों के न्याय में विश्वास था, उन्हें अंग्रेज़ों की न्याय पद्धति पर विश्वास था। और उन्होंने अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कई वादे किए थे कि अगर वो भारतीय सैनिकों को उनके पक्ष में लड़ने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना वो बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, वो सारे वादे वो पूरे करेंगे। लेकिन गांधी जी ने तो यहाँ के सैनिकों को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो ब्रिटिशर्स का साथ दे, वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ें, अंग्रेज़ों के सपोर्ट में लड़ें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ के सैनिक तो उनके लिए मर मिटने को तैयार हैं, पर उन्होंने अपना किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया और उस पर ये रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लागू कर दिया, तब गांधी जी का विश्वास इनकी न्याय पद्धति से हट गया और उन्हें अब विश्वास हो गया कि ये सिर्फ अपने बलपूर्वक भारत पर शासन करना चाहते हैं। भारत की भलाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ये भारत के उत्थान के लिए कुछ नहीं करने वाले, ये भारत के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं करने वाले। रॉलेट एक्ट क्या था, अब हम ये देखेंगे। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जा सकती थी। मतलब ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति पर अंग्रेज़ सरकार को थोड़ा भी शक होता तो वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे। ना उन पर कोई केस किया जाता था, ना उनकी केस की सुनवाई होती थी, बस उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और जो भी मुकदमा उन पर चलाया जाता था वो काफ़ी गुप्त रूप से चलाया जाता था, जिसकी भनक ना तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को होती थी, ना फिर जनता को होती थी और अचानक ही फैसला सुना दिया जाता था। तो अंग्रेज आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती थी। वो अंग्रेज ऐसा करने के पीछे कारण ये दे रही थी कि वो ऐसा करके आतंकवादियों को रोकना चाहती है, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहती है। पर कहीं ना कहीं वो ऐसा करके भारतीयों की जो मौलिक अधिकार हैं कि कोई भी भारतीय अपने देश के अंदर कहीं भी आ जा सकता है, किसी से भी बातचीत कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं व्यापार कर सकता है, किसी के साथ संबंध रख सकता है, ये सारे अधिकारों का हनन हो रहा था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, आ रहा है, मात्र संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन ही है। इसलिए रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 2 विधेयक तैयार किए जिसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। इस एक्ट के द्वारा अपील, वकील और दलील की नीति को समाप्त कर दिया गया। मतलब गांधी जी ने इसे काले कानून कहा और कहा कि यह एक ऐसा कानून है जिसमें ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, ना कोई अपील है। तो गांधी जी इस कानून को समाप्त करना चाहते थे और इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से अपील की कि आप इस कानून को समाप्त कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि यह जो कानून है वो भारतीयों की मौलिक अधिकारों का हनन है और ये एक काला कानून है। पर गांधी जी के इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया गया
तब उन्होंने सत्याग्रह करने की बात कही। 30 मार्च 1919 ईस्वी को सारे देश में हड़ताल रखी गई और बाद में 30 मार्च के स्थान पर 6 अप्रैल की तिथि परिवर्तित कर दी गई। तिथि बदलने से कई स्थानों पर 30 मार्च को ये हड़ताल शुरू हो गई थी। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। गांधी जी पर कई स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ गांधी जी को कहीं जाने आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, परंतु उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की और वो जनता से अपील किए कि सत्य और अहिंसा का साथ ना छोड़ें। महात्मा गांधी को फिर बंदी बना लिया गया। इसके बाद एक और घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या था? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी सहित देश के विभिन्न नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा था और गांधी जी तथा कुछ अन्य नेता के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहाँ की जनता में बड़ा आक्रोश था। मतलब जैसे कि बताया कि गांधी जी को कहीं आने जाने पर रोक दिया गया था, तो गांधी जी को पंजाब भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इससे वहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ थी कि गांधी जी और बहुत सारे और जो नेता हैं उनको पंजाब आने पर क्यों रोक लगा दी गई है। और इसी आक्रोश के बाद पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता जो थे, जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो जो सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके विरोध में जनता ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था और पुलिस द्वारा जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर गोलियां जलाई थी। इससे स्थिति बहुत बिगड़ गई और 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी जो था, जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर, इनको यह जिम्मा सौंपा गया। डायर ने कुछ गिरफ्तारियां करवाई और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन था, जिसमें अमृतसर में लगभग शाम 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और सभा हुई जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए थे। ऐसे में क्या हुआ, जनरल डायर जो थे वो वहाँ आए और उन्हें बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई वार्निंग दिए गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। ये जो बाग था इसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और काफ़ी संकरा था, जिसमें जनता में अफरा तफरी मच गई। जब गोलियाँ चलने लगी तो सभी लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भागने का दरवाज़ा सिर्फ एक ही था और वो काफ़ी संकरा था। अगर इस संकरा दरवाजे पर एक साथ बहुत सारे व्यक्ति टूट पड़ेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि धक्का मुक्की होगी और ऐसे में बहुत सारे व्यक्तियों का दम घुट जाएगा, कोई किसी के पैरों के नीचे आ जाएगा। तो यही स्थिति यहाँ भी हुई, अफरा तफरी मच गई। जनरल डायर को इससे भी संतोष नहीं हुआ और उसने क्या किया कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरने वालों की संख्या बताई 379, लेकिन संख्या इससे कहीं अधिक थी। और डायर ने जो ये दमन चक्र चलाया था, इससे सारा देश दुखी तो था ही, हैरान भी था कि कोई इंसान इस तरह से कैसे कर सकता है। महात्मा गांधी ने जब ये सुना तो उन्हें भी काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने इस सारे कांड से पूरा देश भी दुखी था। जनरल डायर की क्रूरता चारों तरफ फैल गई थी और इस हत्याकांड के बारे में शैमसन एवं गैरेंट ने लिखा कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतकारी घटना थी, जैसे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह। सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने व्यवस्था में इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की। मतलब जब हर तरफ जनरल डायर की निंदा होने लगी तो सरकार विवश हो गई और उन्होंने एक कमीशन की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता जनरल हंटर ने की थी। ये इसलिए किया गया था कि जो भी हत्याकांड हुई है उसकी जांच की जाए कि दोषी कौन है और वाकई में मामला क्या है। तो ये जो कमीशन बनाया गया था इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और मात्र 3 भारतीय सदस्य थे। तो इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकरन ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी थी, तो उन्होंने अपनी ये उपाधि भी लौटा दी। इसके साथ ही गांधी जी को भी कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, गांधी जी ने भी यह उपाधि लौटा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसमें मोतीलाल और महात्मा गांधी भी शामिल थे। जनरल डायर जो थे उनके कृत्य को गलत नहीं माना गया। जो कमेटी हंटर कमेटी जो नियुक्त किया गया था, उस कमेटी ने जो अपना प्रस्ताव पारित किया, अपना जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के हिसाब से जनरल डायर जो थे उन्होंने कोई गलती नहीं की थी और इस मामला को जैसे तैसे करके रफा दफा कर दिया गया। महात्मा गांधी का पहला आघात रॉलेट एक्ट से लगा था और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगा था। फलस्वरूप उन्होंने अब तय कर लिया कि वो दोबारा एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन। मतलब अब वो सरकार की किसी भी नीति में वो सहयोग नहीं करने वाले थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जनरल डायर जो हैं
उन्होंने जो भी किया उसकी सारी देश में निंदा हुई, लेकिन और इस निंदा के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार विवश तो हुई और उन्होंने एक कमीशन की स्थापना की जो कि इस पूरे हत्याकांड की जांच करती। मगर ये जो कमीशन थी उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज़ और मात्र 3 भारतीय थे। तो इसलिए इस कमीशन की भी निंदा हुई कि इसमें भारतीयों का मामला है और भारतीयों के सदस्य की संख्या इतनी कम रखी गई है। तो इसलिए और उन्होंने जो रिपोर्ट जो दी उसमें भी जनरल डायर को सही ठहराया गया और रफा दफा कर दिया गया मामले को। फिर ब्रिटिश गांधी जी ने भी एक कमेटी गठित की इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से, और उसका नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय ने, जिसमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी शामिल थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है मामला, इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इसके बाद गांधी जी ने एक नया आंदोलन चलाने की बात की है जो कि है असहयोग आंदोलन। तो नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। आज के वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।